ओके, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। और ये बड़ा खुशी का मौका मेरे लिए कि पंजाब स्टेट के स्कूल के बच्चों को मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बता रहा हूँ। अपना ब्रीफ परिचय, मैं ब्रिगेडियर भास्कर हूँ, मैं सेवानिवृत्त हूँ और मेरी यूनिट है 13 जम्मू कश्मीर राइफल। और जो कि अगर आपको कुछ लोगों को पता होगा, ये कारगिल की लड़ाई में भी थी और इसमें एक हमारे जूनियर ऑफिसर थे, एक विक्रम बत्रा, जिनका नाम आपने सुना होगा। तो मैं भी कारगिल युद्ध में अपनी यूनिट के साथ जो है पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। पंजाब स्टेट से जो है आर्म्ड फोर्सेस में काफ़ी लोग जाते रहे हैं, काफ़ी तादाद में इनके लोगों ने जो है बहुत अच्छा काम किया है। सेना में बहुत सारे जो है गैलेंट्री अवार्ड जीते हैं इन्होंने। तो अभी आप लोगों को मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। तीनों जो सर्विसेज है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। आर्म्ड फोर्सेस जब हम कहते हैं उसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों शामिल हैं। उनके बारे में बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा। और इसके बाद जो है, इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद मुझे यकीन है कि आप लोग थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी नेट पे या बाकी जो आपके एडवर्टाइजमेंट आते हैं, विज्ञापन आते हैं, उनसे आप में से जिसको इंटरेस्ट है आर्म्ड फोर्सेस में बतौर एक ऑफिसर जाने का, वो और जो है इसके बारे में चेक कर सकते हैं। और तीनों सर्विसेज के बारे में बताने के बाद बिल्कुल ब्रीफ में आपको जो जो एंट्री हैं उनके बारे में बताऊंगा, जिसके जरिए से आप लोग आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं। तो पहले मैं आर्मी, फिर नेवी और फिर एयरफोर्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले जहां तक आर्म्ड फोर्सेस का सवाल है, यहां पे हाईली प्रोफेशनल है, यानी कि जहां तक इनका अपने काम का सवाल है उसमें बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही माहिर हैं और लड़ाई में जो है टेस्टेड हैं। जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं 1947 से अब तक, उन सब में इन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। आज की तारीख में भी जिस एनवायरनमेंट में ये काम कर रहे हैं, यहाँ काफ़ी तरह के खतरे हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं और इसका मजबूती से ये मुकाबला करते आ रहे हैं। क्योंकि हमारे देश को कई तरह के थ्रेट हैं। हमारे वेस्ट में पाकिस्तान है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। उसके अलावा काफ़ी सारे जो समाज विरोधी तत्व हैं, टेररिस्ट हैं, वो JNK में, नॉर्थ ईस्ट में और अन्य कई जगह ऑपरेट कर रहे हैं, सी के रास्ते ऑपरेट करते हैं। इसलिए बहुत सारे थ्रेट हैं। आपको ये भी बता दूं कि जहां तक आर्म्ड फोर्सेस का सवाल है, आर्म्ड फोर्सेस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारा जो काम है, पावर में कोई भी हो, हमारा काम देश की सेवा करना है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से काम नहीं करना है। और धर्म के, जहां तक धर्म का सवाल है, सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष अगर कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में मिलेगा, वो इंडियन आर्मी है, जहाँ सभी के सभी मजहब, सभी के सभी रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सब एक जैसे हैं। किसी प्रकार का कास्ट को लेके या किसी और कम्युनिटी को लेके, भाषा को लेके, राज्य को लेके किसी प्रकार का कोई कंसिडरेशन नहीं है। सब एक बराबर हैं और यह एक काफ़ी इज्जत का प्रोफेशन है। यहाँ का काम इज्जत का है, करने वालों को भी इज्जत मिलती है और उन्हें खुद अपने आप पर भी एक गर्व महसूस होता है। आप लोगों को पता है कि आज़ादी के बाद बहुत जगह जो है, बहुत बार हमारी आर्मी जो है लड़ाई में हिस्सा ले चुकी है। 1947-48 में पहले JNK को लेकर पाकिस्तान के साथ विवाद, फिर 1962 में चीन के साथ, 1965 और 71 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश बना 71 में। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में हमने ऑपरेशन लॉन्च किए और जिन इलाकों पे पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उनको अपने कब्जे में लिया। उसके अलावा 1987 में श्रीलंका में हमारी सेना करीब 2 साल के लिए गई, जब वहाँ पे समस्या थी। मालदीव्स, जहाँ पे एक सेना का कू हुआ था, उसमें उनकी हमने मदद की। 1999 का कारगिल की लड़ाई सबसे नई लड़ाई है। उसके अलावा 1960 से ही हम नॉर्थ ईस्ट में जो है काउंटर इंसर्जेंसी की लड़ाई करते आ रहे हैं और 1990 ऑनवर्ड्स, अब करीब जो है 35 साल हो गए हैं, कश्मीर में भी इंसर्जेंसी जो है चल रही है। बेशक अभी थोड़ी कम हो रखी है पर पूरी तरह से अभी निकली नहीं है। ये फोटो जो है आप देख रहे हैं, ये 1971 की फेमस लड़ाई, जिसमें पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था 93,000 ट्रूप्स के साथ। और इसमें पंजाब के ही एक मशहूर जो है सैनिक लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा हैं पंजाब रेजिमेंट के, जो साथ में बैठे हैं और जिन्होंने ये एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट का, जो सरेंडर का इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जो है
ये साइन करवाया उनसे। जहां तक आर्म फोर्सेस का सवाल है, सबसे जो पहला रोल तो हमारा यह है कि देश के ऊपर बाहर से किसी भी प्रकार का संकट आए या अंदर से कोई संकट आए, उसके खिलाफ लड़ना है, देश की रक्षा करनी है। और उसके अलावा दूसरा रोल हमारा है कि जब जरूरत पड़े सिविल अथॉरिटीज़ को किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसमें उनकी मदद करना है, चाहे बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, या जैसे आपने देखा था अभी जो टनल जहाँ पे 41 मजदूर अटके हुए थे, वहाँ भी हमारी एक इंजीनियर रेजिमेंट ने काफ़ी सराहनीय योगदान दिया उन लोगों को बचाने में। पहले मैं आपको इंडियन आर्मी के बारे में बताऊंगा। इंडियन आर्मी बहुत तरह के इलाके में आजकल कार्रवाई कर रही है। हाई अल्टीट्यूड यानी कि जब 9000 फीट से ऊपर है उसे हम हाई अल्टीट्यूड कहते हैं। JNK में जो सियाचिन ग्लेशियर है वो काफ़ी सुपर हाई अल्टीट्यूड है, वहाँ पे ग्लेशिएटेड एरिया और बाकी पहाड़ी एरिया बहुत है। निचले स्तर की पहाड़ियाँ हैं, जैसे आप अगर पंजाब से आगे JNK में जाएंगे तो अखनूर और पुंछ के इलाके में मैदानी इलाका काफ़ी है। पंजाब का इलाका हो गया, जो राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है वो हो गया, और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में आप जाएंगे तो वहाँ रेगिस्तान है। उसके अलावा कई जगह जहाँ पे खासकर नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक नदियाँ भी हैं, जैसे खासकर बांग्लादेश के ऑपरेशन में जहाँ हमने ऑपरेट किया था। और अभी भी नॉर्थ ईस्ट में कई जगह बहुत घने जंगल हैं, और उसी तरह से JNK में भी रामबन और डोडा किला में काफ़ी घने जंगल हैं, जहाँ पे हम जो हैं, हमारी सेना जो है इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में काफ़ी समय से वहाँ पे जो है मगन रही है। ये कुछ फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये ग्लेशियर का फ़ोटो है, ये एक्चुअल हमारे आर्मी के फ़ोटो हैं। ये जो है एक टैंक हमारी राजस्थान के रेगिस्तान में, ये रिवरेंट टेरेन जो मैं कह रहा था वो है। और आपको बॉर्डर के बारे में कई आपको टर्मिनोलॉजी सुनाई देती होगी, कई आपने सुना होगा। इंटरनेशनल बॉर्डर वो है जहाँ पे दोनों देशों के बीच में, यानी कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में है, वहाँ पे आपस में समझौता है कि यही बॉर्डर है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो JNK में है, जहाँ पर पूरी तरह समझौता नहीं है, लेकिन उस जगह पे आज जो है उसके एक तरफ हमारा और दूसरी तरफ उनका कंट्रोल है। जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है वो जो ग्लेशियर का एरिया, सियाचिन ग्लेशियर का एरिया, वहाँ जिस एरिया को हम कंट्रोल कर रहे हैं उसे हम एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन बोलते हैं। और LC और LAC के बीच में फ़र्क ये है कि LC जहाँ पे पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर पे समझौता नहीं है उसे हम LC बोलते हैं, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। और चीन के साथ जहाँ पे हमारा समझौता नहीं है, सिर्फ एक कंट्रोल इस तरफ हमारा और उस तरफ उनका है, उसे LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। और POK जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ, जो वो कश्मीर का इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे हम POK या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। इन सभी इलाकों में और इसके अलावा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में हमारी सेना ऑपरेट करती है। इन काम को करने के लिए सेना के कई विभाग हैं, अपना हर एक का अलग अलग रोल है। सबसे पहला है इन्फेंट्री। पहले मैं बताऊंगा आर्म्स के बारे में और कुछ सर्विसेज। आर्म्स वो हैं जो एक्चुअल लड़ाई में हिस्सा लेती है या जो एक्चुअल लड़ाई में जो फ्रंट में लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट देती है। तो आर्म्स में इन्फेंट्री है, जिसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भी शामिल है। इन्फेंट्री पैदल सेना है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो मैदानी इलाकों में टैंक जैसा दिखने वाला एक गाड़ी होता है, लेकिन वो टैंक नहीं है, उसे हम BMP बोलते हैं या ICV, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बोलते हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री उसमें बैठ के जाती है, लेकिन जब जिस जगह पे आपने एक्चुअल कार्रवाई करनी वहाँ पे पहुँच के वो ज़रूरत पड़ने पे अपने ICV से उतर के लड़ाई कर सकती है इन्फेंट्री की तरह। आर्मर्ड कोर में टैंक हैं। आर्टिलरी में जो दूर रेंज पे फायर करने वाले गन हैं। आर्मी एयर डिफेंस में वो हथियार हैं जो ज़मीन से हवा की तरफ दुश्मन के हवाई जहाज़ों को गिराने का काम करती हैं। आर्मी एविएशन कोर में फिलहाल हमारे पास कई तरह के हेलीकॉप्टर हैं। कोर ऑफ सिग्नल जो है कम्युनिकेशन प्रदान करने में जो है मदद करता है। और इंटेलिजेंस कोर का काम जो है वो है हर तरह की सूचना लाना, ताकि उससे दुश्मन के इरादों के बारे में पता चल सके। उनके कई जरिए हैं जो इंट कोर जो है या इंटेलिजेंस कोर इसका इस्तेमाल करती है। इन्फेंट्री जो है इसे जब लड़ाई होती है, लड़ाई क्षेत्र का, लड़ाई के मैदान की रानी के नाम पे जानते हैं, क्योंकि इसका जो एम है वो है कि जब जरूरत पड़े ज़मीन पे कब्जा करे और उसके बाद उसको होल्ड करे ताकि
दुश्मन उसे हमसे ना छीन सके। तो एक इन्फेंट्री बटालियन, जैसे मैं भी इन्फेंट्री बटालियन का था 13 जम्मू कश्मीर राइफल, उसमें तकरीबन 800 आदमी होते हैं। और इन्फेंट्री बटालियन कई जो है रेजिमेंट के तौर पे बटी हुई हैं। जैसे आपको पता है सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पैराशूट रेजिमेंट वगैरह वगैरह। इन्फेंट्री के पास काबिलियत है हर तरह के टेरेन में लड़ाई लड़ने का, चाहे हाई अल्टीट्यूड हो यानी कि 9000 फीट से ऊपर का मैदानी इलाका हो, जंगल का इलाका हो, रेगिस्तान का इलाका हो, हर जगह पे जो है इन्फेंट्री में काबिलियत है लड़ाई लड़ने की। और इसके अलावा जहाँ बिल्ट अप एरिया यानी कि जहाँ पे मकान वगैरह बने हुए हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उस तरह के इलाके में भी जो है इन्फेंट्री में सक्षमता है लड़ाई लड़ने की। इसके बाद है इंजीनियर्स। इंजीनियर्स का जो काम है, उनका मेन काम यह है कि हमारी सेना को जहाँ जहाँ पे रुकावट मिले वहाँ रुकावट को पार करने में, और साथ ही दुश्मन के सामने रुकावट पैदा करें ताकि दुश्मन अपनी आसानी से उन रुकावटों को पार कर न सके, उसका ऑपरेशन डिले हो जाए। ये इंजीनियर्स का काम है। और इंजीनियर्स इसके लिए जो है माइन फील्ड ले करती है, और अगर दुश्मन ने माइन फील्ड ले किया हुआ है तो उसको साफ करती है ताकि उसमें से हमारी बाकी सेना आगे जा सके। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, चाहे नदी हो, चाहे कनाल हो, चाहे कोई और ऑब्स्टिकल आ जाए, वहाँ पे बहुत ही कम देरी में वो ब्रिज बनाती है ताकि हमारी सेना पार जा सके। और जहाँ पे ट्रैक अच्छी हालत में नहीं है, चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे डेजर्ट का इलाका हो, रेगिस्तान का, वहाँ पे ट्रैक बनाने में सक्षम है। इनको सैपर्स भी कहते हैं। और जिस तरह इन्फेंट्री में रेजिमेंट्स हैं, उसी तरह इंजीनियर में कई सारे ग्रुप हैं। 3 ग्रुप हैं, जैसे बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप, बंगाल इंजीनियर ग्रुप और मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये एक ब्रिज लेइंग टैंक है। तो जो उठा हुआ पोर्शन है वो एक एक्चुअली ब्रिज है जो मशीनी ताकत से जिस गैप को आप कवर करना चाहते हैं, जहाँ पे कोई खड्डा या ऐसी कोई बड़ी जो है गैप है जो हमारे टैंक पार नहीं कर सकते, इसको लॉन्च करके इसके ऊपर से वो टैंक्स हमारे गुजर सकते हैं। सिग्नल्स, जहाँ तक सिग्नल्स का सवाल है, इसका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि आर्मी में जो कम्युनिकेशन सपोर्ट है वो देने का काम सिग्नल्स का है। उनके पास रेडियो इक्विपमेंट है, लाइन ले करते हैं, और उसके अलावा जो दुश्मन का कम्युनिकेशन है उसको इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से उनकी दुश्मन की बातों को सुनकर वो उनकी योजना क्या है इसके बारे में पता कर सकते हैं। और साथ ही ज़रूरत पड़ने पे दुश्मन के रेडियो सेट काम न करें ठीक से, वो आपस में एक दूसरे से बात न कर सकें, ये भी जो है सिग्नल्स कर सकती है। ये एक इन्फेंट्री का जवान है। इन्फेंट्री का जवान जो है पहाड़ों में, नालों के बीच में ऑपरेट कर रहा है। उसके अलावा आर्मर्ड कोर, जिसमें टैंक हैं हमारे। आप लोगों ने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल का नाम सुना होगा, जिन्हें 1971 की लड़ाई में परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत, वो भी आर्मर्ड कोर के थे। तो आर्मर्ड कोर में जो एक रेजिमेंट है उसमें 45 टैंक होते हैं, और भारतीय फौज में आज की तारीख में तकरीबन 60 आर्मर्ड रेजिमेंट हैं, जिनमें T-72, T-90 या अर्जुन टैंक है। आर्मर्ड कोर का जो सबसे अहम रोल है वो है प्लेन यानी कि मैदानी इलाकों में या रेगिस्तान में, उनमें बहुत अच्छा जो है मोबिलिटी है, यानी कि किसी भी तरह के मैदान में वो जा सकते हैं, उन्हें कोई रास्ते रोड की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक डेजर्ट का सवाल है और जहाँ प्लेन्स का। यही नहीं, आजकल सिक्किम में 18,000 फीट पे भी और लद्दाख में भी हमारी आर्मर्ड कोर की टैंकें तैनात हैं। उनका फायर पावर बहुत अच्छा है, उनके पास जो गन हैं उनसे बहुत दूर तक और बहुत भयानक तरीके से मार कर सकते हैं, और उनके आने से एक शॉक एक्शन जो कहते हैं, यानी कि एक दहशत फैल जाती है दुश्मन के खेमे में, और टैंक के अंदर जो बैठे हैं उनके पास टैंक के बाहर का जो कवच है उसके कारण उनके पास काफ़ी प्रोटेक्शन है। नॉर्मल जो आपकी गोलियां हैं उनको लगी नहीं सकती जब वो टैंक के अंदर बैठे हैं। और कभी भी अगर अगला युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तो हमारी जो पश्चिमी सीमा है, खासकर राजस्थान और पंजाब के इलाके में, और J&K के भी बिल्कुल जो जम्मू का साउथ का इलाका है, वहाँ पे जो है आर्मर्ड कोर के कारण जो है फाइनल डिसीजन हमारे फेवर में जाएगा। उनसे काफ़ी लड़ाई का जो महत्वपूर्ण जो पोर्शन है वो लड़ा जाएगा। ये आप देख रहे हैं एक टैंक खराब इलाके में, और ये रेगिस्तान के इलाके में हमारी इंडियन आर्मी की टैंक्स। आर्टिलरी ने एक बहुत अहम भूमिका अदा की थी
1999 के कारगिल की लड़ाई में। और आर्टिलरी का जो फायर पावर है वो पीछे रह के वहाँ से दूर तक मार करते हैं ताकि हमारी जो आगे लड़ रही सेना है वो दुश्मन के सर को दबा सकें और हमारी सेना आगे बढ़ सके। इसमें कई तरह के तोपें हैं, जो फील्ड गन बोलते हैं, ये सब तोप हैं। फील्ड गन हमारे पास हैं, मीडियम गन्स हैं, उसके अलावा हमारे पास बोफोर गन्स हैं, लाइट गन्स हैं जो कि पहाड़ियों में काम आती हैं, उसके अलावा हमारे पास रॉकेट रेजिमेंट हैं, और हमारे कई तरह के जो मिसाइल हैं जो दूर फायर करने वाले, जैसे पृथ्वी मिसाइल, वो सारे जो हैं आर्टिलरी में आते हैं। और इनके फायर सपोर्ट की वजह से, इनकी मदद से ही हम जो फॉरवर्ड ट्रूप्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, या दुश्मन अगर आगे हमारी तरफ बढ़ रहा है उनको भी काफ़ी हद तक आर्टिलरी के फायर पावर से रोका जाता है। इनके अफसर जो हैं वो आगे वाली जो सेना चल रही है उनके साथ रहते हैं ताकि आर्टिलरी के फायर को डायरेक्ट कर सकें। आर्टिलरी गन जो है पीछे गन पोजीशन में काफ़ी दूरी पे होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो कि हमारी आर्टिलरी की जो रॉकेट रेजिमेंट है उनमें होता है, और ये हमारी नॉर्मल आर्टिलरी गन्स है। उसके अलावा आर्मी का अपना एक छोटा सा एयर डिफेंस है जिसमें जो एरिया आर्मी के लिए काफ़ी वल्नरेबल है, यानी कि जिनको नुकसान पहुंचा सकता है दुश्मन अपनी एयरफोर्स से, उसको जो है बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम इन एयर डिफेंस गन्स का इस्तेमाल करते हैं। आर्मी के एयर डिफेंस में गन्स और मिसाइल दोनों हैं, और इनका काम जो है भारतीय वायुसेना के साथ सांझे में होता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास जो पूरे देश का जो एयर डिफेंस है यानी कि वायु रक्षा है, उसकी पूरी जिम्मेवारी और उसको कोऑर्डिनेट करना, उसकी जिम्मेवारी जो है वो एयरफोर्स की होती है। ये हमारे आर्मी के पास जो एयर डिफेंस गन्स हैं ये वो हैं। और उसके अलावा जब फौज आगे लड़ती है उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे और तत्व चाहिए, जैसे आर्मी सर्विस कोर है जो सप्लाई देती है, उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करती है, आपका पेट्रोल और बाकी डीजल वगैरह उनको जो है प्रोवाइड करती है आगे। ऑर्डिनेंस कोर उनका सारा इक्विपमेंट देती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है उसको लड़ाई की हालत में जल्दी से जल्दी ठीक करने की और उसको मेंटेन करने की कार्रवाई करती है। उसके अलावा हमारे पास डॉक्टर्स की और जो डेंटल डॉक्टर्स की फ़ौज है, जैसे आर्मी मेडिकल कोर, डेंटल कोर कहते हैं, और उसी तरह से अन्य सर्विसें जो आप साइड पर देख सकते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आर्मी पोस्टल सर्विस, एजुकेशन कोर, रिमोट और वेटरनरी कोर, जज एडवोकेट जनरल जिसमें हमारे लॉ क्वालिफाइड ऑफिसर्स होते हैं, और मिलिट्री पुलिस, और आर्मी में ट्रेनिंग कराने के लिए आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर। जहां तक ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, आर्मी का काम सुचारू रूप से चल सके इसलिए उसे कई कमांड में बांटा हुआ है। जैसे उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में है, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में, और उसी तरह से पुणे में सदर्न कमांड हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, और सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और उसके अलावा शिमला में आर्मी का एक ट्रेनिंग कमांड भी है। और आर्मी हेडक्वार्टर के नीचे जैसे मैंने बताया कमांड आते हैं, उसी तरह कमांड के फर्दर नीचे कमांड में 1 या 2 कोर होंगी, कोर के नीचे 2 या 3 डिवीजन होंगी, हर कोर के नीचे, हर डिवीजन के नीचे 3 या 4 ब्रिगेड होंगी, ब्रिगेड के अंडर बटालियन होगी, अगर इन्फेंट्री है, ब्रिगेड है, आर्मर्ड ब्रिगेड है तो उसमें आर्मर्ड रेजिमेंट होंगी, और उसी तरह बटालियन के आगे और 4 कंपनी, हर बटालियन में 4 कंपनी होती है, हर कंपनी में 3 प्लेटून होते हैं, हर प्लेटून में 3 सेक्शन। इस तरह से ऊपर से नीचे तक एक बिल्कुल व्यवस्थित तौर से जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि हर कोई जो है एक ओवरऑल प्लान के मुताबिक काम कर सके। यानी कि सेक्शन अपना काम ठीक करें तो तीनों सेक्शन जिस प्लेटून का हिस्सा है उस प्लेटून का काम ठीक होगा, उसी तरह सभी प्लेटून अपना काम ठीक करें तो तीनों प्लेटून जिस कंपनी के अंडर है उसका काम ठीक होगा, और इसी तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या नेवी के बारे में। जो हमारी नौसेना है ये दुनिया में 7वें नंबर पे है, सबसे बड़ी, और हमारे पास तकरीबन 300 नेवल एसेट्स हैं। जब नेवल एसेट्स बोलते हैं उसमें ऐसे बड़े जहाज हैं जिन पे एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकते हैं, और कुछ अन्य किस्म के जहाज हैं जिन्हें फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर वगैरह बोलते हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। और जो नेवी का मोटो है वो है शमनो वरुण, यानी कि जो वरुण देवता है उनकी कृपा हम पर बनी रहे। जहां तक नेवी के रोल का सवाल है,
नेवी जो है बाकी आर्म्ड फोर्सेस यानी कि एयरफोर्स और नेवी के साथ मिलकर काम करता है और किसी भी तरह का खतरा दूसरे देश से हो, जिसमें हमारे लोगों को हो, हमारे इलाके को हो, मैदानी इलाकों को, ज़मीनी इलाके को, या हमारे जो महासागर का जो हिस्सा हमारा अपना है उसके ऊपर हमारे जो इंटरेस्ट हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा है उनको प्रोटेक्ट करना या उनकी रक्षा करना, ताकि जो देश का ओवरऑल मुद्दा है पॉलिटिकल या राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, और जो सुरक्षा को लेके हमारी जो एम है उनको पूरा किया जा सके। और नेवी के साथ में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो भी साथ में मिलकर काम करती है, ताकि हमारे जो सागर का एरिया है जो हमारे आसपास है, जिस पे हमारा कंट्रोल है, उस पे जो है हमारे जितने इंटरेस्ट हैं उनकी रक्षा की जा सके। और साथ ही ज़रूरत पड़ने पे जो हमारे देश के नज़दीक जो देश है उनको कई बार उन पर विपदा आई है, यहाँ तक कि जैसे सुनामी वगैरह आया था, उसमें हमने इन देशों की भी रक्षा काफ़ी की, उनको काफ़ी सहायता प्रदान की है हमारे नेवी ने। हमारा जैसे आपको पता है जो हमारा तटीय इलाका है, समुद्र तटीय इलाका तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबा है, और इसके अंदर हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जिसके सागर के अंदर जितने वहाँ पे रिसोर्स हैं, चाहे वो मछलियाँ हों, चाहे वहाँ पे जो नीचे आपके समुद्र तल पे एकदम नीचे जाकर जो आपको खनिज पदार्थ मिलेंगे, आपको पेट्रोलियम ऑयल वगैरह मिल सकते हैं, वो जिसपे सिर्फ हमारा हक है, वो तकरीबन 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और जितनी हमारा व्यापार है, ज़्यादातर व्यापार उसमें से 97% हमारा जो व्यापार जो दूसरे देशों को हम सामान भेजते हैं या दूसरे देशों से जो हमारा इंपोर्ट आता है वो सागर के रास्ते, महासागर के रास्ते ही आता है। और इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे द्वीप हैं, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप हैं, इनसे हमारे देश की रक्षा को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इनको बचाना, इनको बचाए रखना, इसमें भी नेवी का एक अहम योगदान है। और जहाँ तक हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि वो लेन जहाँ से हमारे जो मर्चेंट शिप हैं वो ऑपरेट करते हैं, उनकी जो रक्षा करना वो भी इनका ही काम है। और इन्होंने भी काफ़ी जो है ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। 1961 में गोवा लिबरेट किया, 1971 में काफ़ी बड़ा काम किया था, और उसके अलावा दूसरे देशों में भी इन्होंने काफ़ी हेल्प की है। जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, या हमारे देश के लोग जो लेबनान और कुछ और जगह यमन वगैरह में फंसे हुए थे, जब वहाँ लड़ाई छिड़ गई, उनको भी वहाँ से लाने में काफ़ी अहम योगदान था। ये है कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला, जिन्हें 1971 की लड़ाई में महावीर चक्र मिला था, जब उनके जहाज INS खुखरी को जो है पाकिस्तान के सबमरीन के कारण जो है क्षति पहुंची और वो डूबा। और नेवी का जिस तरह से एक ट्रेडिशन है, वो अपने शिप के साथ वो भी साथ में डूबे, ये एक नेवी का ट्रेडिशन है। नेवी का जो है हेडक्वार्टर के साथ उसके अलावा उनके 3 कमांड हैं, ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और सदर्न नेवल कमांड, और उसके अलावा पोर्ट ब्लेयर में एक अंडमान निकोबार कमांड भी है। कई तरह के शिप्स हैं उनके पास, जो आगे दिखाऊंगा मैं। जैसे ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास हैं कई, INS विक्रमादित्य, विक्रांत, जिनमें हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं और यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयर जो हैं ये बड़े बड़े फ्लीट में उनके साथ चलते हैं, ताकि नज़दीक से कोई खतरा आने पे बाकी जहाज़ों की रक्षा कर सकें। तो ये हमारे पास हैं इस तरह के राजपूत क्लास के, दिल्ली क्लास के और कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स, और विशाखापट्टनम क्लास। फ्रिगेट जो हैं थोड़े छोटे होते हैं, वो जो हैं वॉरशिप्स की जो है दूसरे वॉरशिप्स की मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं जो बड़े शिप्स की। और साथ ही साथ यदि हमारे कोई आर्मी की सेना यदि दूसरे देश में अगर हवाई रास्ते के बजाय समुद्री रास्ते से लैंड करना चाहती है, तो उनकी भी सहायता करने में सक्षम हैं। ये हमारे पास जो फ्रिगेट्स हैं, शिवालिक क्लास, तलवार क्लास, ब्रह्मपुत्र क्लास, और कॉर्वेट जो है और भी छोटा है, जो कि सबसे छोटे जो नेवी के शिप्स में से होता है, और छोटे छोटे ऑपरेशन और तेज ऑपरेशन जहाँ करने हो उसमें काम आता है। और ये हमारे पास हैं कमोरता क्लास के कुछ कॉर्वेट्स, कोरा क्लास के कॉर्वेट्स, खुखरी क्लास के, वीर क्लास, और उसके अलावा जैसे आपने पैरा स्पेशल फोर्स का नाम सुना होगा, उसी तरह बहुत ही जो है सीक्रेट ऑपरेशन करने के लिए नेवी के पास अपने कमांडोस हैं, जिन्हें मेरीन कमांडोस या मार्कोस कहते हैं। उसके अलावा नेवी का अपना एक एविएशन कोर है, जिसमें उनके पास आज की तारीख में फाइटर्स है, उसमें MiG-29 के है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकता है। उसके अलावा उनके पास और भी कई तरह के जहाज हैं, जो आप ये देखेंगे,
ये MiG-29 के जो चलते जहाज के ऊपर लैंड कर सकता है। ये लॉन्ग रेंज समुद्री इलाके में देखरेख करने के लिए डॉर्नियर और P-81 है। IL-38 अभी थोड़े दिन पहले रिटायर हुआ है। उसके अलावा इस बहुत तरह के हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके अलग अलग तरह के रोल हैं। 9 स्क्वाड्रन है नेवी में हेलीकॉप्टर्स के, और उसके अलावा बगैर पायलट के जो चलने वाले, जो ग्राउंड से कंट्रोल होने वाले जो एरियल व्हीकल्स हैं, ताकि दूर के इलाके का, समुद्री इलाके का वो मुआयना कर सकें। और उसके अलावा सबमरीन, जो कि समुद्र के अंदर से, बाहर से दिखता नहीं है, नीचे जाके जो है पूरे सीक्रेसी के साथ जो है ऑपरेट करते हैं। और ये हमारे अरिहंत क्लास के सबमरीन्स हैं, शिशुमार क्लास, ये सिंधु घोष क्लास के, और कलवारी क्लास के। और लाइफ जो है नेवी में जहाँ तक है, उसमें अगर आप हों तो काफ़ी टेक्नोलॉजी है, हाई टेक्नोलॉजी है, और आपको फॉरेन नेवीज़ के साथ और ओवरसीज डिप्लॉयमेंट का काफ़ी मौका लगेगा। ये रैंक्स हैं तीनों सर्विसेज के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में बराबर के रैंक्स हैं। जैसे लेफ्टिनेंट है आर्मी में, उसका जो बराबर का है, नेवी में सब लेफ्टिनेंट है और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। ये जानकारी आपको नेट पे मिल सकती है। और उसी तरह भारतीय वायुसेना, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सुखोई विमान है। और सेना का, वायुसेना का मेन काम है जो हमारा एयर स्पेस है, पूरे उसकी जो है रक्षा करना, ताकि हमारे देश का जो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव, सिक्योरिटी का जो मुद्दा है लड़ाई के दौरान, वो हासिल हो सके। और उसमें फाइटर्स हैं हमारे पास, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं, और उसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के साथ मिलकर भी काम कर सकती है। हवाई रास्ते से पूरे बैटलफील्ड का ध्यान रख सकती है कि वहाँ क्या क्या चल रहा है, और ज़रूरत पड़ने पे जो है रेस्क्यू वो भी कर सकती है। जैसे कहीं दुर्गम इलाके में लोग फंसे हों, उनको भी बचा के ला सकती है। तो एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच है, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है। तो फ्लाइंग ब्रांच में फाइटर्स हैं, ट्रांसपोर्ट है और हेलीकॉप्टर्स हैं। तो जैसे ये एक फाइटर जहाज आप देख रहे हैं, तो फाइटर्स का जो रोल है वो है दुश्मन के हवाई जहाज के खिलाफ लड़ाई करना हवा में, और दूसरा दुश्मन के एरिया में बमबारी करना। और ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर पायलट जो बनते हैं उसके जस्ट पहले 6 महीने उनकी जो उनकी ट्रेनिंग पिलेटस एयरक्राफ्ट में चलती है, वो ये है। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये एक बोइंग जहाज है जो इंडियन एयरफोर्स में है, और ये हेलीकॉप्टर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, और ये एक एयरफोर्स लेडी ऑफिसर पायलट हैं। और ये जो है, जो हमारा एक डिस्प्ले टीम है, सूर्य किरण एरोबिक डिस्प्ले के लिए, और हेलीकॉप्टर का एक डिस्प्ले टीम है सारंग। और उसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, जिसमें जहाज का और बाकी जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का, उन सब का मेंटेनेंस करने के लिए। और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच है और एक मैकेनिकल ब्रांच है। ये आप देख रहे हैं, एक एरोनॉटिकल ब्रांच का अफसर जो है, ये एयरक्राफ्ट के इंजन का मुआयना कर रहा है। और उसके अलावा और बाकी सपोर्ट देने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच, मीटेरोलॉजी जो मौसम का लेखा जोखा रखते हैं, और इस तरह के और ब्रांच हैं, और एजुकेशन ब्रांच है। ये आप देख रहे हैं जो ATC में एक लेडी ऑफिसर बैठी हुई हैं जहाज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और बाकी इक्विपमेंट देख रहे हैं। और जहाँ तक एयरफोर्स के मोटो को सवाल है, वो है टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी कि नभः स्पृशः दीप्तम, यानी कि पूरे सम्मान के साथ, पूरी ग्लोरी के साथ आप आकाश को, नभ को टच करें। अभी आप में से बहुत लोगों को इच्छा होगी अगर आर्मी ऑफिसर बनने की या एयरफोर्स या नेवी में जाने की, तो उसके अलग अलग तरह के रास्ते हैं। आपके लेवल पे, यानी कि स्कूल के लेवल पे, मेनली जो है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी है NDA पुणे में, जो लड़कों के लिए था पहले और अब लड़कियों के लिए भी खोल दिया गया है। और इसमें जो है एक रिटन एग्जाम और उसके बाद एक SSB और फिर मेडिकल होता है। और उसी तरह से 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है आर्मी और नेवी में, जिसके लिए रिटन एग्जाम नहीं होता, केवल SSB होता है। लेकिन इसके लिए आपको JEE मेन का एग्जाम देके उसमें अच्छा स्कोर लाना पड़ता है। और कॉलेज लेवल पे यदि आप, यानी कि कॉलेज के बाद जाना चाहते हैं, तो एक कंबाइंड डिफेंस सर्विस एंट्री है, या एक शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है आर्मी के लिए, नॉन टेक्निकल। और CDS एंट्री में सिर्फ अभी लड़कों के लिए है, शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल लड़के लड़कियों दोनों के लिए है, और FCAT एंट्री एयरफोर्स में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है। इन सब में जो है रिटन एग्जाम और SSB होता है। और उसके अलावा कॉलेज के बाद यदि आप डायरेक्ट SSB में जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री जो कि सिर्फ लड़कों के लिए है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री लड़के लड़कियों दोनों के लिए है।
इसमें आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसके अलावा यदि लड़के लड़कियों दोनों के लिए यदि उनके पास NCC सर्टिफिकेट है तो NCC एंट्री है उनके लिए, और जिन्होंने लॉ किया उनके लिए जैग एंट्री या जज एडवोकेट जनरल एंट्री है, और जो डॉक्टर्स हैं या डेंटल डॉक्टर्स हैं उनके लिए डायरेक्ट आर्मी मेडिकल कोर या आर्मी डेंटल कोर में एंट्री है। रिटन एग्जाम, NDA और CDS एग्जाम और AFCAT का एग्जाम ये साल में 2 बार होते हैं। NDA एग्जाम उन लोगों के लिए लागू है जो क्लास 12th में आ चुके हैं या पास कर चुके हैं, और उसी तरह से CDS और AFCAT एग्जाम उनके लिए है जो या तो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं। और उसी तरह से इंडियन आर्मी और नेवी में जो 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है वो आपका 12th क्लास पास करने के बाद है। उसमें आपको 60% PCM के साथ चाहिए और एज का वो है, और उसके अलावा आपको JEE मेन भी आपको पास करना है। उस हालत में आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा। और उसके अलावा टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स या शॉर्ट सर्विस टेक्निकल कोर्स के लिए आपके पास यदि इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप आर्मी में डायरेक्टली SSB के लिए जा सकते हैं। तो ये इस तरह से, उसके अलावा और एंट्री हैं जैसे NCC स्पेशल एंट्री, जज एडवोकेट, और इन सब के लिए आपको या तो एक NCC सर्टिफिकेट चाहिए डिग्री के बाद, या लॉ में आपको डिग्री चाहिए, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। और शॉर्ट सर्विस कमीशन अगेन ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए है, इसमें आप इंजीनियरिंग डिग्री के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तमाम जो हैं तरीके हैं जिनसे आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे पूरी इच्छा है कि जो कुछ मैंने बताया इससे जो है आपको आर्मी के बारे में, एयरफोर्स और नेवी के बारे में थोड़ी जागरूकता पैदा हुई होगी। और जानकारी प्राप्त करने के लिए जो तीनों सर्विस के वेबसाइट हैं उनको आप पढ़ें, UPSC के वेबसाइट पढ़ें, उससे आपको इनको किस तरह ज्वाइन करना है इसका भी रास्ता आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।